हेलो नमस्ते। मेरा नाम है विशाखा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, जिसे हम मोर देन 1 और 2 पार्ट से ज्यादा डिवाइड करेंगे इस वीडियो को, और आपको हम पढ़ाएंगे फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी नाम से। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी से हमारा मतलब क्या होता है, मैं नॉर्मल वे में अगर आपको समझाना चाहूँ तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी वो रेडियोलॉजी होती है जिसके अंदर हम एक्सरेज, गामा रेज, यानी जिसमें हम डायग्नोस करते हैं थ्रू रेडिएशन से। मतलब रेडिएशन जो होती है, यानी एक्सरेज, जिसे आप सिंपल वे में समझ पाएंगे, तो रेडिएशन से जब हम डायग्नोस करते हैं, किसी भी चीज को का पता लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। इसे मैं आगे और अच्छे से आपको डिफाइन करती हूँ। Diagnostic radiology. Diagnostic radiology is a branch in which ionizing radiation, such as X-rays, are used to produce a shadow of a body. ठीक है, ये तो हो गई एक डेफिनेशन, पर इसे समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एक वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन को काम में लेते हैं। आप अपने फर्स्ट ईयर्स में या प्रीवियस पेपर में ये जान चुके होंगे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है। बट आयनाइजिंग रेडिएशन जो है उसे हम मोस्ट ऑफ काम में लेते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, जिससे हम बॉडी की इमेज को या ह्यूमन बॉडी को जो एक शेडो जो होती है उससे हम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो शेडो होती है ना, उससे इफेक्टिव एनर्जी की आवश्यकता होती है प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा, टू प्रोड्यूस द to produce the shadow picture we need radiation of effective energy। अब इसका मतलब बता दें कि effective energy to penetrate द ह्यूमन बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडिएशन होती है उसके लिए हमें एक अफेक्टिव एनर्जी की जरूरत होती है। अफेक्टिव एनर्जी का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जो सफिशिएंट हो ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करने के लिए। तो इससे जब हमें एक अफेक्टिव एनर्जी या फिर एक सफिशिएंट एनर्जी या कहे हम एक हायर एनर्जी हमें मिल जाती है जो कि ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट कर देती है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एक एनर्जी ही तो है। तो जब हमें आयोनाइजिंग रेडिएशन मिलती है या फिर हम ये कहें कि हमें आयोनाइजिंग सफिशिएंट या इफेक्टिव एनर्जी हमें मिलती है जो प्रोड्यूस कर देती है इमेज को हमारी एक्सरे फिल्म के ऊपर, तो वो ह्यूमन बॉडी की जो शेडो होती है उसे 2D डायग्राम में या कहे हम 2D एनिमेशन के अंदर ये हमें पेनिट्रेट करके ह्यूमन बॉडी मिल जाती है। तो उससे हमें एक शेडो मिलती है जिसे हम कहते हैं एक्सरेज। ठीक है, तो अब ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन दोनों काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इससे समझ सकते हैं कि रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी का मतलब जब आप एक्सरे से समझते हैं वो है रेडियोग्राफी। मैमोग्राफी जो ब्रेस्ट की होती है, जो हम आने वाले और क्लासेस के अंदर समझेंगे। फ्लोरोस्कोपी, जिसमें हम कहें जैसे लाइव क्लासेस चलती है ना, वैसे ही लाइव हम रेडियोग्राफ लेते हैं, उसे हम फ्लोरोस्कोपी कहते हैं, जिससे हम आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। और कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसे आप नॉर्मल भाषा में सिटी स्कैन के द्वारा समझते हैं। तो ये जो रेडियोग्राफी, मैमोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी ये जो होती है वो बनती है आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, अब कहीं कहीं हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी काम में लेते हैं या कहीं हम नॉन आयोनाइज एनर्जीज भी काम में लेते हैं। वो हम कहाँ कहाँ लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में। तो ये वाला जो एनर्जी होती है ना वो नॉन आयोनाइजिंग होती है, जो हम अल्ट्रासाउंड में और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में लेते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब आपसे हमारा होता है एमआरआई से। ठीक है, तो आप समझ गए नॉन आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन के बारे में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि नॉन आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन क्या होता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आगे वाली जो फर्दर वीडियोस होगी वो इसी टॉपिक पे बना देंगे, तो इससे हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी जो बेसिक्स है वो हम आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो रेडियोग्राफी क्या होती है, रेडियोग्राफी इज अ मेथड
of obtain two dimensional image of the patient anatomy। ठीक है, तो रेडियोग्राफ क्या होता है? रेडियोग्राफ एक वो मेथड होता है जिसके अंदर टू डायमेंशनल इमेज, जैसे हम 2D इमेज के नाम से भी जानते हैं, तो उस 2D इमेज मतलब रेडियोग्राफी क्या होता है? तो रेडियोग्राफी वो मेथड है जिसमें हम पेशेंट की जो अनाटमी होती है ना, उसे 2D फॉर्म में, एक फोटो के फॉर्म में हम देते हैं, तो उसे हम रेडियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, द रेडिएशन फॉर्म अ एक्सरे ट्यूब इज ट्रांसमिट थ्रू द पेशेंट्स बॉडी एंड देन रीच द फिल्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वही प्रोसेस है कि जो रेडिएशन होती है वो एक्सरे ट्यूब से ट्रांसमिट होती है या निकलती है थ्रू पेशेंट बॉडी में जाती है और देन रीच द फिल्म। ठीक है, और फिल्म तक पहुंचती है। ठीक है, इसमें तीन हम प्रोसेस को इसमें बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या हो रहा है ट्रांसमिशन हो रहा है एक्सरे ट्यूब का। ठीक है, एक्सरे ट्यूब में से ट्रांसमिशन हो रहा है रेडिएशन का, जो पेशेंट बॉडी के थ्रू जाती है। ठीक है, और रीच कहाँ करती है? रीच करती है वो फिल्म के ऊपर। तो जिससे हमें क्या मिल रहा है? जिससे हमें मिल रहा है टू डायमेंशनल इमेज, जिससे हमें टू डायमेंशनल इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में आफ्टर द प्रोसेसिंग द फिल्म द इमेज इज ऑब्टेन इन अ फॉर्म ऑफ रेडियोग्राफ विच इज अ टू डायमेंशनल इमेज। ठीक है, तो जो रेडिएशन है वो एक्सरे ट्यूब से निकली, पेशेंट के थ्रू या पेशेंट बॉडी के थ्रू निकलने के बाद वो एक फिल्म के ऊपर ट्रांसमिट हो जाती है, और वो जो फिल्म के ऊपर ट्रांसमिट होती है वो टू डायमेंशनल में होती है। ठीक है, और उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं कि हमारी जो आंखें होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है रेडिएशन के लिए, तो हम ऐसे डायरेक्ट तो उसे नहीं देख सकते ना, तो हम क्या करते हैं उसे फिल्म पर ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे हम रेडियोग्राफ कहते हैं या कहे एक्सरे कहते हैं। एक्सरे जो फिल्म होती है, रेडियोग्राफ उसका सही एग्जैक्ट वर्ड है। तो हम रेडियोग्राफ पर या फिल्म पर उस इमेजेस को ले लेते हैं, और वो जो इमेज होती है वो टू डायमेंशनल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? ये जो रेडियोग्राफी भी होती है ना, ये टू टाइप की होती है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उस हिसाब से हम सब आपको इंट्रोडक्ट करेंगे इन सारी चीजों से, और आगे जाके जो फर्दर क्लासेस होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इन सब मीनिंग्स का क्या मतलब है और हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज में लेने वाले हैं। तो आज मैं सारा आपको इंट्रोड्यूस करूंगी रेडियोग्राफी से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि रेडियोग्राफी क्या होती है। तब रेडियोग्राफी टू टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी ये स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। ठीक है, फर्स्ट है आपकी स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, और सेकंड होती है आपकी डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी से वो मतलब होता है कि जैसे अगर आप देखें तो पहले प्लेन एक्सरेज आया करते थे, जिसे हम फिल्म पे लिया करते थे, प्लेन होते थे, हाथ से धुल रहे हैं वो एक्सरे, और मोस्ट ऑफ जो टेक्निक्स होती है उनके ऊपर डिपेंड होते थे। ठीक है, तो वो होता है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, जिसके अंदर स्क्रीन जो है उसी के अंदर फिल्म लगा हुआ होता था और हम उसे आगे पढ़ते थे। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। ठीक है, और दूसरा है डिजिटल रेडियोग्राफी, जिसके अंदर कैसेट्स की जगह हम ये कहें डिटेक्टर्स यूज होने लगे, और जो कुछ भी है वो होता है डिजिटल रेडियोग्राफी, जो इतनी टेक्निक पे नहीं पर अभी की टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड करता था। ठीक है, तो रेडियोग्राफी का आप मतलब समझे कि रेडियोग्राफी क्या होती है। देन इसमें दो टाइप होती है, द स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, और दूसरा होता है द डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, रेडियोलॉजिकल इमेज एक्सरे यूनिट एक्सेसरीज। अब रेडियोलॉजिकल जो इमेज होती है ना, जो हम जैसे हम एक्सरेज कह रहे हैं या रेडियोग्राफ कह रहे हैं, तो इससे लेने के लिए हमारे पास में एक एक्सरे यूनिट होती है। ठीक है, तो उस एक्सरे यूनिट के अंदर हम कौन कौन सी एक्सेसरीज होती है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमारे उसमें आता है कि एक्सरे ट्यूब क्या होती है। पर जो एक्सरे ट्यूब है वो एक बहुत अलग टॉपिक है, जिसे हम पढ़ सकते हैं एक्सरे प्रोडक्शन में, तो वो मैं आपको अगले वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। बट उसके अंदर एक्सेसरीज कौन कौन सी होती है, तो एक्सरे यूनिट का पार्ट है आपका एक्सरे ट्यूब, और जो सेकंड पार्ट है वो एक्सेसरीज है। तो इसमें एक्सेसरीज क्या होती है, तो जब हम एक मशीन पे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेसरीज में आप देखिए तो क्या क्या है, इसके अंदर होता है फिल्टर, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर जिसे हम मोस्ट कॉमन लैंग्वेज में कॉलीमीटर कहते हैं, ग्रिड, कैसेट, इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड एक्सरे फिल्म्स। ठीक है, तो जिसके अंदर हम आवाज वाले टॉपिक में फिल्टर, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर कॉल्ड कॉलीमीटर्स और ग्रिड हम यहाँ तक पढ़ेंगे। देन आगे वाला जो पार्ट है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब ये सब दिखता कैसे है मैं एक बार आपको बता। ठीक है,
फर्स्ट जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी, जो फर्स्ट मैंने बोला था कि रेडियोग्राफ क्या होता है, तो वो कैसे लेते हैं, तो वो मैं एक बार आपको फिर से ब्रीफली समझा देती हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अपन ने एक वर्ड पढ़ा था कि एक्सरे जो होती है वो ट्यूब में से इमिट होती है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया आपका कि एक्सरेज जो है वो इमिट हो रही हैं आपकी, ट्रांसमिट हो रही है ट्यूब में से। उसके बाद में डायफ्राम, डायफ्राम जो वर्ड आप यहाँ पढ़ रहे हैं उससे आप पढ़ सकते हैं वो जो चौकोर वाला हिस्सा जो हाउसिंग में होता है। पर कोई बात नहीं, अभी आप नॉर्मल पढ़िए कि हमने जो लाइन पढ़ी थी कि एक्सरे जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू पेशेंट बॉडी। ठीक है, और पेशेंट बॉडी से बाद में जाके वो हमें एक रेडियोग्राफ मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए कि एक्सेसरीज कौन कौन सी होती है, तो आप इस वाले डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम अभी पढ़ेंगे बाद में। थोड़ा सा डार्क कर लेते हो, ये वाला जो पार्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायफ्राम से। ठीक है, अब डायफ्राम के अंदर क्या क्या होगा, आपका होगा डायफ्राम के अंदर फिल्टर, कॉलीमीटर। ठीक है, इसके अंदर होगा फिल्टर्स, कॉलीमीटर और उसके बाद है हम पढ़ेंगे ग्रिड। ठीक है, तो ये एक्सेसरीज है। इसके अलावा फिल्म भी पढ़ेंगे हम, कैसेट भी पढ़ेंगे, इंटेंसिफाई स्क्रीन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट में फिल्टर, कॉलीमीटर्स और ग्रिड को कवर करेंगे। ठीक है, इस सब एक्सेसरीज को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी रेडियोलॉजिकल इमेजेस जो है वो इमिट कैसे होती है, वो कैसे बनती है। तो व्हेन द एक्सरे पासेस थ्रू द बॉडी इट गेट अटेन्यूएटेड डिफरेंशियली बाय द डिफरेंट टिश्यूज एंड रिजल्ट इज वेरिएशन ट्रांसमिटेड रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सरे जो है वो जो पार करती है पेशेंट की बॉडी को। ठीक है, तो हम ये सब लोग जानते हैं कि जो पेशेंट बॉडी होती है ना, पेशेंट बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मोस्ट ऑफ एयर और वाटर से मिलकर बनी हुई होती है। बट हम मेडिकल लैंग्वेजेस में कहें तो उसके अंदर सेल्स भी है। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले बहुत सारे एटॉम वो है। तो इसमें क्या होता है कि जो जो जैसा जैसा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है ना, वैसे वैसे जो रेडियोलॉजिकल इमेज होती है वो हमें मिलती है। ठीक है, तो इसे देखे द इमेज इज कन्वर्टेड इन द विजिबल इमेज आइदर द एक्सरे फिल्म फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है वो हम आपको आगे वाले में बताएंगे, पर अभी आप ये देखिए कि इमेज, रेडियोलॉजिकल इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रेडियोलॉजिकल इमेज बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर बहुत सारा वाटर भी है, अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एटम्स भी हैं। तो सब का अपना अपना रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने का अपना अपना मतलब होता है, अपना अपना पार्ट है कि कौन कितना रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है और कौन कितना नहीं कर पाता है। तो उस हिसाब से जिसने ज्यादा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर दिया तो वो ब्लैक पार्ट आपको दिखने लगेगा। जैसे जैसे मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, जैसे होता है एयर, जो मैंने आपको बताया, तो एयर में क्या बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं कर पाती, तो वो पास थ्रू हो जाता है। एयर ने बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाया तो एयर में कुछ नहीं था तो उसने पास थ्रू कर दिया। जहां जहां पे ह्यूमन बॉडी में वाटर था तो उसने भी अब्जॉर्ब नहीं किया, पास थ्रू कर दिया। तो जहां एयर होगा, जहां वाटर होगा, जहां लिक्विड जो होंगे, तो वहां पे क्या होगा कि ब्लैकनेस आ जाएगी। दूसरा बोन्स है, वो बहुत रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कई टिश्यूज है, कई थिक टिश्यूज होता है, तो वो क्या करते हैं, रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहां का जो होता है वो पार्ट होता है वो व्हाइट में दिखने लग जाता है। तो जैसे जब भी आप एक्सरे देखते हैं ना तो उसका मोस्ट ऑफ पार्ट या तो व्हाइट होता है और या फिर ब्लैक होता है। ठीक है, तो व्हाइट जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ दिखेगा, जहां पे जो रेडिएशन है उसे अब्सॉर्ब कर लिया गया है। और ठीक है, और ब्लैक जो पार्ट है वो जहाँ वहां दिखेगा जहां पे जो अब्जॉर्प्शन है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिनोट कर रहा है अब्जॉर्प्शन को, और ये है जिन्होंने अब्जॉर्प्शन नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो पार्ट ब्लैक दिखेगा, जो अब्सॉर्ब कर लेंगे और
अब व्हाइट के भी जो है आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं और ब्लैक के भी बहुत अलग अलग शेड्स दिखते हैं। तो ये शेड्स जो है ना वो डिपेंड उस पर करते हैं कि कौन कितना अब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। तो और ये जो एक्सरेज होता है इसलिए ये 2D डायमेंशन के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं कि हमने आपको ये तो कह दिया, अब जैसे मुझे ये देखना है कि जो इंटेस्टाइन्स वगैरह हुआ ये सब, उसके अंदर वाटर है, फूड है, तो मुझे प्रॉपर उन्हें देखना है, ठीक है। बट अब क्या होगा, वाटर है, एयर्स है, फूड है, वो इतना ऑब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है वो पास थ्रू कर जाते हैं। पर अब मुझे तो इंटेस्टाइन देखनी है, मुझे तो ब्लड वेसल्स देखनी है, तो अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, उन्हें देखने के लिए हम काम में लेंगे कंट्रास्ट एजेंट। कंट्रास्ट एजेंट क्या होता है, कंट्रास्ट एजेंट इज अ डिफरेंट in X-ray intestine transmitted through the part of the patient. It's usually called as a subject contrast. तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कंट्रास्ट एजेंट काम में लेते हैं। कंट्रास्ट एजेंट जो होता है वो कौन कौन से होता है, हम काम में लेंगे एयर, बेरियम एंड आयोडीन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कंट्रास्ट होता है जो हम लोग काम में लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो स्पेस होता है ना जो खाली है, हम कहीं या फिर कहीं की कोई कैविटी है जिसे हमें देखना है, तो अब जो नॉर्मल एक्सरे होगा ना तो उसमें जब हम उसको लेंगे तो वो पूरा ब्लैक आ जाएगा। पर जब हम उसे कैविटी को देखना है, ठीक है, मुझे ये कैविटी देखनी है, ठीक है, ये जो पूरी ब्लैक हो जाएगी। अगर मैं उसके अंदर नॉर्मल एक्सरे पास थ्रू करके इमेज ले लूंगी तो वो पूरी हो जाएगी। पर अब मुझे कैविटी को देखना है कि इसका एक्सेस में दिख कैसी रही है, तो इसके अंदर मैं मान लीजिए मैंने इसमें बेरियम डाला। तो अब जो ये बेरियम क्या करता है, बेरियम क्या करता है, वो जो अब्जॉर्प्शन होता है ना एक्सरे का वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। उस वजह से जो ये जो पार्ट है, जो कैविटी है, वो हमें व्हाइट कलर की दिखने लग जाती है। तो उससे जो हमारी पूरी कैविटी है ना वो एक्सरे जो है उसके ऊपर विजिबल हो जाती है, या कहें बहुत अच्छे से विजिबल हो जाती है, ठीक है। वैसे आयोडीन का काम होता है, अब आयोडीन को क्या हम कैविटीज में नहीं डाल सकते, तो हम इससे डालते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो एज ए इंट्रोडक्शन आप अभी यही समझिए कि कंट्रास्ट एजेंट क्या होता है। कंट्रास्ट एजेंट वो होता है जिससे हम किसी ह्यूमन बॉडी में या तो किसी कैविटी के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसे इंजेक्ट करने से क्या होता है कि वो एक्सरे का ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत अच्छे से कर लेता है, जिससे वो अलग से दिखता है, ठीक है। तो व्हाइट पार्ट और एक अलग से एक ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी में जो मैंने आपको बताया कि एक तो सबका ऑब्जॉर्प्शन अलग अलग है और कुछ चीज जो अपन बाहर से भेज रहे हैं तो उसका ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो व्हाइट में अलग से आपको दिखने लग जाता है। तो इससे कंट्रास्ट एजेंट के थ्रू यानी एयर, बेरियम और आयोडीन कंट्रास्ट एजेंट के थ्रू हम जो कैविटीज है, ब्लड वेसल्स है, उन्हें बहुत अच्छे से देख सकते हैं और ये भी 2 डायमेंशनल में हमें दिखाई देता है। बट देन बेरियम इज आयनोड absorption X-ray very strongly and transmit a very little radiation by improving subject contrast. सब्जेक्ट कंट्रास्ट आप अभी कंट्रास्ट समझिए, सब्जेक्ट कंट्रास्ट को एक्चुअल में मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये पहली क्लास अपन ले रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फिल्टर पे, ठीक है। फिल्टर, अब फिल्टर क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं कि अ फिल्टर इज अ मेटेलिक शीट इंट्रोड्यूस इन अ पाथ ऑफ एक्सरे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेशेंट डोज। अब पेशेंट डोज क्या होती है, मैं इसको एक नॉर्मल ब्रीफ के हिसाब से दूं, जो लॉन्ग टर्म में वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर एक नॉर्मली ब्रीफ के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो पेशेंट डोज क्या होती है। पेशेंट डोज वो होती है कि जब हम किसी ह्यूमन बॉडी को या हम कहीं किसी पेशेंट को जब हम लोग रेडिएशन देते हैं, ठीक है, रेडिएशन देते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी रेडिएशन भी निकलती है, सेकेंडरी भी निकलती है और स्कैटर्ड रेडिएशंस भी होती है, ठीक है। तो जो एक्सरे जो ह्यूमन बॉडी ऑब्जॉर्व कर जाती है ना तो उस डोज को हम पेशेंट डोज कहते हैं, ठीक है। तो फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर एक मेटेलिक शीट होती है जो एक्सरे के पाथ के बीच में लगा हुआ होता है, जो कि पेशेंट के रेडिएशन जो डोज है उसे कम करता है। क्यों,
क्योंकि अगर हम देखें तो एक्सरे जब प्रोडक्शन होता है तो उस एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर सारी बीम तो सेम एनर्जी वाली नहीं निकल रही होती ना, तो कुछ तो बहुत ज्यादा निकल रही होती है और कुछ बहुत कम निकल रही होती है। ठीक है, किसी की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और किसी की एनर्जी बहुत कम होती है। तो फिल्ट्रेशन क्या कर सॉरी जो फिल्टर है वो क्या करता है, जो कम एनर्जी वाली होती है ना उन्हें वहीं पे रोक देता है, या हम कहें उन्हें वहीं पे अब्सॉर्ब कर देता है, और जो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती है ना वही वो पेशेंट के पास में पहुंचाता है। ठीक है, पेशेंट के पास में वो वही पहुंचाता है, जिससे क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की जब एक्सरेज पेशेंट के ऊपर लगती है तो हमें जो एक्सरे होता है या हम कहें जो इमेज होती है एक्सरे पे वो हमें बहुत 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 अच्छी हमें मिलती है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का काम ये, फिल्टर का काम ये होता है। डायग्नोस्टिक एक्सरे कंसिस्ट ऑफ द बोथ लो एनर्जी और हाई एनर्जी फोटोन। वही जो मैंने आपको बताया कि किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी तो किसी की बहुत ज्यादा हाई होगी। तो व्हेन एक्सरे पास थ्रू द पेशेंट ओनली हाई एक्सरे पेनिट्रेट थ्रू द पेशेंट एंड फॉर्म द रेडियोलॉजिकल इमेज। यही मैंने अभी आपको इसके अंदर बताया है। ठीक है, और जो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें फिल्टर क्या काम कर रहा है, एक मेटेलिक शीट आ रही है, कम फोटोन कम लो एनर्जी वाली जो फोटोन है उन्हें अब्सॉर्ब कर रहा है या उन्हें बिल्कुल खत्म कर रहा है, हाई रेडिएशन को जो है वो पेशेंट तक पहुंचा रहा है, जिससे जो हमारी रेडियोलॉजिकल इमेज है वो बहुत अच्छी बने। तो इन पूरे प्रोसेस को आप कहते हो फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बीम रेस्ट्रिक्टर या फिर कहें कॉलीमीटर्स पे। हम एक बहुत कॉमन वर्ड पढ़ते हैं कि देख कॉलीमीटर। ठीक है, तो कॉलीमीटर्स पे, कॉलीमीटर्स का काम क्या होता है, एन एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू द एक्सरे ट्यूब हाउसिंग टू रेगुलेट द साइज एंड द शेप, द साइज एंड द शेप ऑफ एन एक्सरे बीम। अब हमने क्या देखा कि एक्सरेज जो है वो निकल रही है। ठीक है, ठीक है, जो ट्यूब हाउसिंग है इसे हम ट्यूब हाउसिंग कहेंगे, तो इससे रेडिएशन निकल रही है ना। बट जो फिल्ट्रेशन जो है वो अपना काम कर रहा है। फिल्टर क्या काम कर रहा है कि उसने लो एनर्जी वाले फोटोन्स को तो रोक लिया और हाई एनर्जी वाले जो फोटोन्स है उन्हें निकाल दिया। ठीक है, बट जो हाई एनर्जी वाले फोटोन्स है अब वो भी तो एक बीम के लिए आए तो वो ज्यादा बेहतर है ना। मतलब हम कहें कि वो एक स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक शेप से अगर वो निकले तो बेहतर है। तो उस स्पेसिफिक साइज और शेप को जो मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं कॉलीमेटर। ठीक है, अब ये जो कॉलीमेटर्स भी होते हैं वो 3 टाइप कॉलीमेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एपर्चर डायफ्राम। ये बहुत नॉर्मल और बहुत बेसिक कॉलीमेटर था। तो इसके अंदर क्या था, क्या होता है कि एक मेटेलिक शीट होती है जिसके अंदर एक होल होता है सेंटर में। ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के बीच में या कहें हम एक्सरे के पाथ के बीच में हाउसिंग के जस्ट बाद लगी हुई रहती है, तो जो एक स्पेसिफिक साइज हमें दे देती थी एक्सरे का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2 में मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा, ये होता है कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, 3 टाइप के मैं आपको बता दूं, एपर्चर डायफ्राम, कोन एंड सिलेंडर टाइप, और दो एक्चुअल तो कॉलीमीटर्स। ठीक है, अब कोन और सिलेंडर के क्या क्या होता था, ये भी एक मेटेलिक प्लेट सी होती थी, पर ये इनके अंदर क्या होता था, एक मेटेलिक शेप लगा हुआ आता था। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल प्लेट है। ठीक है, जैसे मैं एक नॉर्मल प्लेट बनाऊं तो ये वो एक नॉर्मल प्लेट है जिसके अंदर होल है। ठीक है, जिससे हमें रेडिएशन मिल रही है। पर इनमें क्या होता है, यहाँ ऐसा एक प्ले होती है, भी प्लेट सी है, पर इसके अंदर बीच में यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल लगा हुआ होता है। ठीक है, इनकी जो डायमेंशनल होती है वो 3D होती है, जिससे वो एक कोन या फिर हम कहें एक सिलेंडर के शेप में हमें मिलती थी। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं तो जो कोन और सिलेंडर होता है ना, वो जो फोटोन्स होता है उनको अच्छे से साइज और
कोन और सिलेंडर जो होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा, कोन और सिलेंडर्स में क्या होता है कि एक्स्ट्रा मेटल लगा हुआ रहता है एक शेप के अंदर, जिससे वो जो बीम है, एक्सरे बीम है, वो अपना शेप जो है वो मेंटेन करती है। या तो कहे हम कोन में, या कहे वो, या तो हम कहें, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, कोन और सिलेंडर, कोन और सिलेंडर के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ठीक है, कोन और सिलेंडर, ठीक है। तो ये वाला जो है उसे हम कहेंगे सिलेंडर, और ये जो कहेंगे उसे हम कहेंगे कोन, ठीक है। कोन शेप है इसलिए कोन, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसलिए इसे सिलेंड्रिकल कहेंगे। अब हमने जब पढ़ा कि जो एपर्चर डायफ्राम होता है उसके अंदर सिर्फ एक प्लेन मेटेलिक शीट होती है जिसके अंदर होल होता है, और वो साइज और शेप देने की कोशिश करती है एक्सरे को, एक्सरे बीम को। बट सिलेंडर में क्या होता है, इसमें भी वही एक प्लेन मेटेलिक शीट होगी, पर इसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल साइड में 3D फॉर्म में लगा हुआ होगा, जो हमें सिलेंड्रिकल शेप देने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये हम मोस्ट ऑफ लेते हैं डेंटल रेडियोग्राफी में, ठीक है। और कोन भी, कोन में क्या होता है, कोन में भी सेम मेटेलिक एक्स्ट्रा मेटल होता है, वो लगा हुआ रहता है 3D के अंदर लगा हुआ रहता है, मतलब ये एकदम प्लेन नहीं होता है, इसके अंदर दोनों तरफ भी मेटल लगा हुआ होता है जिससे वो शेप मेंटेन करता है कोन का, ठीक है। ये जो है वो क्या करता है, जो ये जो होता है वो पेनुम्ब्रा को कम करता है। पेनुम्ब्रा का अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि लाइट है, ठीक है, लाइट यहाँ एक मेन इसकी बीम है, ठीक है, यहाँ भी बीम 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 है, और इधर देखें हम यहाँ भी बीम है, यहाँ भी। बट वही एनर्जी वाली बात है, यहाँ वाली अगर हम माने तो ये बीम बहुत सही है, पर ये वाली जो है उसकी एनर्जी कम है तो वो इतना नहीं ले रही। अब कोन में क्या होता है कि जब कॉलीमीटर का छाप इतना है तो ये पेनुम्ब्रा को कम करता है। जैसे हम देखें उसने यहाँ निकाली, मेन बीम जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, और यहाँ तो जो कोण सिलेंडर और कोण जो होता है वो पेनुम्ब्रा को कम करता है, ठीक है। ये एपर्चर डायफ्राम पेनुम्ब्रा को बिल्कुल भी कम नहीं करता क्योंकि ये प्लेन है और इसका कुछ साइज, मतलब इसका साइज है पर शेप जो है वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। देन जो थर्ड टाइप आता है वो आता है कॉलीमीटर्स। कॉलीमीटर कैसे लगा हुआ रहता है, ये बीच में कॉलीमीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे इसमें देखें तो कॉलीमीटर जो होता है वो एक्सरे जो बीम है उसके मिड में या कहें उसके पाथ में लगा हुआ रहता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ से एक्सरे जो है वो इमिट हो रही है, ठीक है, लाइट फील्ड होती है, मिरर होता है जो कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर लगा हुआ रहता है, और देन जो लाइट होती है वो लेटरल साइड पे लगी हुई रहती है, ठीक है। मिरर और कॉलीमीटर के बीच में लेटरल साइड पर लाइट लगी हुई रहती है। मिरर जो होता है वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर होता है, और जिसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ था कॉलीमीटर। अभी जो कॉलीमीटर में क्या होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ मेटल होता है, ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर वाला मेटल होता है जिसे हम कहें लैड होता है, ठीक है। अब ये जो मेटेलिक प्लेट्स है ना, उस मेटेलिक प्लेट्स में भी बहुत सारी लेयर्स होती है लाइट की, ठीक है, जो एक मेटेलिक लेयर, जो एक मेटेलिक प्लेट है उसे बनाता है। तो इसके अंदर टोटल 4 मेटेलिक प्लेट्स होती है जो कि अलग अलग डायमेंशन के अंदर चलती है। जैसे ये वाली इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, और ये वाली इधर चलेगी। इन सब का जो सेंटर होता है ना, वो एक्सरे बीम का सेंटर होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कॉलीमीटर्स होता है ना वो एकदम एक्सरे बीम बीम के पाथ में और बिल्कुल मिड में लगाए जाने चाहिए, जिससे जब कॉलीमीटर्स का काम क्या है, जब वो खुले हैं तो वो कॉलीमिनेट कर रहे हैं एक्सरे बीम को, और जब वो बंद है तो वो बिल्कुल ऑब्जॉर्व कर लेते हैं मेटल एक्सरे बीम को, और उससे वहीं पर रोक लेते हैं कॉलीमीटर। तो आप जब ये अलग अलग डायमेंशन से चलेंगे तो आप इसका जो शेप है वो भी वेरी कर सकते हो, इसका जो
साइज है उसे भी वेरी कर सकते हो। तो इन दो चीजों के अंदर तो ये सबसे बेस्ट हो जाता है कॉलीमीटर। दूसरा, मल्टीपल लेयर ऑफ मेटल्स होता है, तो इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो भी हाई होता है कंपैरेटिवली इन दो के। ठीक है। दूसरा, जो कॉलीमीटर्स होते हैं ना, वो पाथ के बीच में लगे हुए रहते हैं, तो इनका जो सेंटर होता है वो एक्सरे बीम का सेंटर होता है। तो इस ये जो है वो हमारे 3 टाइप ऑफ कॉलीमीटर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कैटेगरीज पे, जो अभी हमने पढ़ी। एक्टिव डायफ्राम, ये है कोन एंड सिलेंडर एंड कॉलीमीटर्स। मैंने आपको समझाया, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक्टिव डायफ्राम इज consist of a sheet of the lead with a hole in the center. The size is the hole determine the size and the shape of the X-ray beam. ठीक है। इसका यूज भी हम डेंटल रेडियोग्राफी में कर सकते हैं, पर जब हम डेंटल रेडियोग्राफी में इसका यूज करेंगे तो इसके बीच का जो होल होगा ना वो होगा रेक्टेंगल। बट इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये रहेगा कि इसके अंदर जो पेनुम्ब्रा बनता है ना वो बहुत ज्यादा हाई बनता है। ठीक है। तो ये इतना सक्सीड नहीं है। देन कोन एंड द सिलेंडर both have intent metal structure that restrict the position and the size of the distal end of determining the field। ठीक है, वो मैंने आपको अंदर बता दिया आगे वाले पार्ट में। नेक्स्ट आता है हमारे कॉलीमीटर्स। द कॉलीमीटर इज द बेस्ट एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर। इट डिफाइन द साइज एंड द शेप ऑफ द एक्सरे फील्ड that emerge the form the X-ray tube. The collimator provide a variety of the rectangle X-ray field and the light beam shower the center of the X-ray। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बल्ब जो होता है, हम जो लाइट होती है वो लेटरल वॉल के ऊपर लगी हुई रहती है। तो लेटरल वॉल की वजह से क्या होता है कि कॉलीमीटर जो होता है ना वो देखे तो एक लाइट का भी काम करता है, जो हमें पाथ बताता है कि जो रेडिएशन है वो किस किस तरफ जा रही है। ठीक है। और रेडिएशन की बीम को भी वो एक्सट्रैक्ट करता है या फिर उसे प्रॉपर साइज एंड शेप वो हमें देता है। अब हम देखें कि इसके एडवांटेजेस क्या। इसके एडवांटेज यही है कि वेल कॉलीमेटेड बीम हमें देता है। फर्स्ट जो होता है वेल कॉलीमेटेड बीम हमें दे देता है। ठीक है। जो पेशेंट होता है उसका बहुत कम एरिया जो होता है वो उसे कवर करता है। ठीक है। दूसरा, चारों डायमेंशन के अंदर ये जा सकता है। ठीक है। तो हमें एक बहुत अच्छा रेक्टेंगुलर पाथ मिल जाता है एक्सरे बीम के लिए। और सबसे बेस्ट जो इमेज क्वालिटी होती है ना वो इसकी वजह से बहुत अच्छी आती है। हम कहें ये इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रिड। ग्रिड, व्हेन द एक्सरे beam pass through the patient, the beam is absorbed or the reflected. The absorbed primary beam gives a useful shadow while the scattered radiation well trained the spoil the shadow. Scattered radiation contribute a constant बैकग्राउंड फॉग द फिल्म इमेज। जैसे हम बहुत नॉर्मल अगर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ग्रिड क्या करती है। फर्स्ट हमने पढ़ा कि रेडिएशन बीम आ रही है जिसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है। तो लो एनर्जी फोटोन्स रुक गए और फिल्टर की वजह से या फिल्ट्रेशन मेथड से हमें हाई एनर्जी जो फोटोन्स है वो हमें मिल गए।
उसके बाद में क्या आया, कॉलीमीटर आया। कॉलीमीटर ने क्या करा, जो बीम है उसको एक अपने ही शेप और साइज के अंदर कॉलीमेट कर दिया, ताकि पेशेंट तक और अच्छे से जो एक्सरे बीम है वो पहुंचे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमने हाई एनर्जी फोटोन्स तो दे दिए पेशेंट को, पर हमने क्या पढ़ा था, जो ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, जो हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था उसमें क्या होगा, अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एटम्स है, अलग अलग पार्ट्स है, एयर्स है, वाटर्स है। तो उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारी जो रेडिएशन का है या फिर कहें प्राइमरी रेडिएशन को कुछ भाग तो बॉडी जो होती है वो अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जिससे हमें ब्लैक वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हमें मिल जाएगा, और कुछ होती है जो अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो हमें वो एक्सरे फिल्म पर मिल गई। बट क्या हुआ, जो प्राइमरी रेडिएशन है ना, प्राइमरी रेडिएशन आई, अब्सॉर्ब हुआ, और फिल्म के ऊपर उसने हमें इमेज दे दी। बट अब क्या होता है कि जो बीम है वो टकराई भी तो, ठीक है, फिल्म से टकराई या कहें वो कैसेट से टकराई, तो वो वापस भी तो जाएगी, स्कैटर्ड भी तो होगी। तो ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है ना, वो क्या करती है, वो भी वापस पेशेंट से टकराएगी और वापस से फिल्म के ऊपर आ जाएगी, जो इमेज की जो हम कहें क्वालिटी है उसको वो लो कर देती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्सरे बीम आई, ठीक है, ये हमारा पेशेंट है, उससे टकराई, हमें फिल्म यानी जो कैसेट के अंदर थी उसके ऊपर हमें मिल गई इमेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सरे बीम जो है वो आ रही है, फिल्म से टकराई और हमें हमारी इमेजेस मिल गई। पर जब ये टकराई तो ये वापस भी तो जाएगी, जिसे हम स्कैटर रेडिएशन कहते हैं। तो यही स्कैटर रेडिएशन जो होती है ना, वो वापस पेशेंट से टकरा के और इमेज के ऊपर आ जाती है। ठीक है, इमेज के ऊपर आने के बाद में ये जो होती है वो फॉग जैसी इमेज देती है, जो कि हमारी इमेज क्वालिटी जो है वो उसे लो कर देती है। ठीक है, तो यही इमेज क्वालिटी लो ना हो, बैकग्राउंड जो है उसके अंदर फॉग ना आए, तो इन सब को बचाने के लिए हमें सबसे पहले किसे रोकना होगा, हमें रोकना होगा इन स्कैटर्ड रेडिएशन को, हम कहेंगे स्कैटर्ड रेडिएशन को। तो इन स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने के लिए हम काम में लेते हैं इसका, जिसे हम कहते हैं ग्रिड। इस एपरेटस को हम कहेंगे ग्रिड। ठीक है, अभी ग्रिड्स क्या होती है, ये हाई एटॉमिक नंबर वाले जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी स्ट्रिप्स होती है लंबी लंबी। ठीक है, जिनके बीच में स्पेस होता है, देखेंगे ऐसे। ठीक है, ये ग्रिड है, इन ग्रिड के बीच में ग्रिड स्पेस है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी रेज, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो प्राइमरी रेज आती है वो तो स्पेस के बीच में से निकल के हमें एक गुड क्वालिटी ऑफ इमेज हमें दे देती है। ठीक है, और प्राइमरी बीम टकराने के बाद में जो स्कैटर्ड है, जैसे कुछ तो प्राइमरी एकदम सीधे ही नहीं आएगी, कुछ होगी जो लो एनर्जी वाली होगी, वो भी उन्हें अब्सॉर्ब कर लेगी। अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सीधी सीधी लगी हुई है, इसके बीच में स्पेस है, तो प्राइमरी आके तो इमेज दे दिया, और जो स्कैटर्ड है वो इस मेटल से टकराएगी, और ये जो मेटल है जो कि लेड स्ट्रिप का है या फिर हाई एटॉमिक नंबर वाला जो मेटल होता है, वो इन्हें क्या कर लेता है, वो इन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो बढ़ती है, या फिर हम कहें कि वो खराब नहीं होती है। ठीक है, ग्रिड रेशो बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रिड्स के टाइप कौन कौन से होता है। ग्रिड के टाइप होता है आपके पैरेलल ग्रिड 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 के टाइप में आपको बताऊं तो ये है पैरेलल ग्रिड, क्रॉस ग्रिड, फोकस ग्रिड और मूविंग ग्रिड। ठीक है, पैरेलल ग्रिड में हम देखें
तो पैरेलली लेड स्ट्रिप लगी हुई रहती है, ठीक है, जो मैंने आपको इस इमेज के अंदर बताया उसे हम कहेंगे पैरेलल ग्रिड। देन आएगा क्रॉस ग्रिड, ठीक है, इससे हम लिखेंगे क्रॉस ग्रिड। क्रॉस ग्रिड में क्या होता है, ऐसे क्रॉसेस में ग्रिड लगी हुई रहती है, ठीक है। तो इसमें क्रॉस ग्रिड होती है, उसके अंदर जो लेड स्ट्रिप होती है वो क्रॉस में लगी हुई रहती है, जिससे प्राइमरी रेडिएशन जो होता है वो बीच में से निकल जाता है, और जो स्कैटर्ड रेडिएशन आता है वो यहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है फोकस ग्रिड। फोकस ग्रिड जो होती है ना वो मोस्ट ऑफ काम में आती है डिटेक्टर्स के अंदर, ठीक है। डिटेक्टर्स में क्या होता है कि जो कॉलीमीटर और ग्रिड होती है ना वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि कॉलीमीटर का शेप आपका यूं चल रहा है, ठीक है, तो इसमें से रेडिएशन ऐसे आ रही है, तो आपका ग्रिड भी है ना वो फोकस के साथ साथ ही चलेगा, तो जिससे स्कैटर्ड रेडिएशन जो होती है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो सकती है और हम इमेज क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। देन मूविंग ग्रिड। अब जो मूविंग ग्रिड वो ग्रिड होती है जिसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा कि अगर आप एक्सरे में एक्सपोज करते हैं, जो एक्चुअल वर्ड है उसमें एक्सपोज करना, तो ये क्या हो जाती है, इमेज आने से पहले या फिर कहे हम एक्सरे जो निकलने से पहले जब वो जो एक रेडी वाला मोड आता है ना उसमें ही ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। मूव पर ये अपनी जगह पे हिलना स्टार्ट कर देती है, शेक करना स्टार्ट कर देती है रेडी होते, ठीक है। देन बीम निकला, प्राइमरी तो पास थ्रू हो गया, और जो स्कैटर्ड था वो मूविंग ग्रिड ने ले लिया। तो उसमें क्या होता है, जैसे मतलब मूव कर रहा है वो, कि आसपास की रेडिएशन को भी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसे वो अब्सॉर्ब कर ले, और जो इमेज क्वालिटी है उसे वो बढ़ा दे, ठीक है। तो इसका मेन काम है इमेज क्वालिटी को बढ़ाना। तो आपने देखा ग्रिड के चार टाइप, पैरेलल ग्रिड, क्रॉस ग्रिड, फोकस ग्रिड एंड मूविंग ग्रिड, जिसे हम पोर्टर बक्की भी कहते हैं, ठीक है। अब ये है ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं एच अपॉन बी, ठीक है। ग्रिड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो एच अपॉन बी होता है। एच होता है हाइट। अब हाइट किसकी, मैंने आपको बताया कि ग्रिड्स जो है वो ऐसे लगी हुई है, सबसे प्राइमरी वाले से समझाया, हम बताया पैरेलल ग्रिड। तो इसकी जो लंबाई होती है ग्रिड की, जो मेटालिक स्ट्रिप की, उसे हम हाइट या लंबाई, ठीक है, हाइट जो होती है उसे हम कहें, लेड स्ट्रिप की हाइट जो है उसे हम एच से डिनोट करते हैं, और उसकी विड्थ जो होती है, जो उसकी मोटाई से इनका है ये है, ठीक है। तो ये बनने के बाद में जो उसकी मोटाई है, विड्थ है, उसे हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्रिड रेशियो कैसे निकालते हैं कि लेड स्ट्रिप एक मेटालिक स्ट्रिप की लंबाई अपॉन उसकी चौड़ाई, उससे हम ग्रिड रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। समरी। अब हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये देखा कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के बारे में आपने पढ़ लिया। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी वो डिपार्टमेंट है, या कहें हम वो ब्रांच है रेडियोलॉजी के जिसके अंदर डायग्नोस किया जाता है थ्रू द रेडिएशन, और इससे हमें 2D इमेजेस मिलती है। ये जो 2D इमेजेस होती है वो कैसे बनती है कि एक्सरे बीम जो है वो आती है, ह्यूमन बॉडी जो है उससे अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। कहीं पे जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है और कहीं पे अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। जहां अब्जॉर्प्शन कम होता है वहां पे तो हमें ब्लैक कलर मिलता है, जहां अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है वहां पे हमें व्हाइट कलर मिलता है, और इससे जो हमें मिलती है उसे हम कहते हैं इमेज, ठीक है, या एक्सरे इमेज हमें मिल जाती है जो कि 2D डायमेंशनल है, ठीक है। अब इस जो एक्सरे इमेज जो हमें मिल रही है ना, उस इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरे जो यूनिट है उसके अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज होती है, जिसमें हमने पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर पढ़ा, फिल्ट्रेशन, फिल्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो हाई एनर्जी फोटोन होता है ना उन्हें तो ये आगे जाने देती है, और लो एनर्जी फोटोन जो होती है उन्हें ये वहीं रोक के
रोक लेती है, जिससे जो हाई क्वालिटी एक्सरे जो है वो आगे की तरफ जाए और जो हमारी इमेज क्वालिटी है उसको बढ़ा दे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉलीमीटर। कॉलीमीटर देखे, कॉलीमीटर के भी हमने 3 टाइप देखे, एक्चुअल कॉलीमीटर्स, कोन एंड सिलेंडर, और तीसरा कॉलीमीटर्स। ठीक है, तो अब ये जो इमेज रिस्ट्रिक्टर थे जिनके हमने 3 टाइप पढ़े, इनका क्या काम था? इनका टाइप काम था शेप एंड साइज। शेप और साइज को मेंटेन करना है एक्सरे बीम की, जिससे फिर से वही क्या हो कि हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छी हो। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा ग्रिड। ग्रिड का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन ये किसका करती है? स्कैटर्ड रेडिएशन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड रेडिएशन जब कम होगी तो फॉग नहीं आएगा, नॉइज नहीं बनेगी, कंट्रास्ट अच्छा होगा, और उससे क्वालिटी जो इम्प्रूव होगी वो होगी इमेजेस की। तो ये आज हमने हमारी क्लास में पढ़ा। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हम कैसेट्स, इंटेंसिफाई स्क्रीन्स और स्क्रीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैरामेडिकल क्लासेस जो है वो बहुत न्यू है सामवेका नर्सिंग क्लासेस के लिए, तो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हो, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कमेंट में ही उसका रिप्लाई देके आपकी क्वेरीज को क्लियर कर दे। नहीं तो आने वाली जो क्लासेस है उसमें फर्स्ट में जो आप कमेंट करेंगे उनकी सबसे पहले क्वेरीज क्लियर होगी, और देन उसके आगे हम लोग हमारा पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।